पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर सेव अरावली कैंपेन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। लोग अब सड़कों तक पर उतर आ चुके हैं। सैकड़ों की तादाद पर लोग राजस्थान और हरियाणा में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे देश में जहां पर्यावरण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा कभी बनता नहीं है, वहां इतनी जागरूकता, ये विरोध कोई छोटी बात नहीं है। बात बिगड़ते देख सरकार ने भी मामले में स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हमारे देश में एनवायरमेंट मिनिस्टर है, हाँ मिल लीजिए, भूपेंद्र यादव जी, ये खुद सामने आते हैं, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आते हैं। अब सरकार लोगों के सवालों का जवाब दे रही है, बिना उन्हें अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरॉस फंडेड बोले। ये भी अनुभव कुछ नया सा रहा। ये शायद सरकार को भी लगने लगा होगा कि अब बहुत हो गया, जनता को और ज्यादा मूर्ख बनाएंगे तो रेखा गुप्ता वाली हालत हो जाएगी, जब AQI से परेशान दिल्ली वालों ने गुप्ता जी की मेसी के सामने इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। लेकिन सरकार के पैतड़े हैं तो सरकारी तो रहेंगे ना। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बच बचाव के लिए पुरानी सरकारी स्क्रिप्ट को रिपीट करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, सरकार तो लोगों के साथ ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जनता में भ्रम फैला रहे हैं। शायद ये वही भ्रम है जो कोविड काल में लोगों के बीच में फैलाया गया था, फिर किसानों के बीच में फैलाया गया जब सरकार 3 प्रोग्रेसिव एग्री बिल्स लाई थी, या फिर इसी भ्रम को लद्दाखियों के बीच में भी फैलाया गया था जब वो कुछ बेसिक हक के लिए अपनी मांग कर रहे थे। हर बार कोई देसी या विदेशी ताकत होती है जो इन प्रोटेस्ट के पीछे होती है। सरकार तो हर मामले में सही होती है। कभी गलत हुई है आज तक सरकार? और आज भी गलत नहीं है। ऑब्वियसली मोदी जी ने किया है, एक कुछ सोच के ही किया होगा, है कि नहीं? अब अरावली में जो कांड सरकार अभी कर रही है, उस सोच के पीछे लोगों की भलाई नहीं, कुछ लोगों की भलाई जरूर छुपी हो सकती है। असल में यह एक टेम्पलेट है जो मोदी सरकार बीते कई सालों से देश के अलग अलग प्रोटेक्टेड और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में माइनिंग कंपनीज को एंट्री देने के लिए इस्तेमाल कर चुकी है। देयर इज नथिंग न्यू। पहले डेफिनेशन बदलो, फिर प्रोटेक्शंस खत्म करो, फिर विकास के नाम पर माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी अपने दोस्तों के बीच में बांट दो। सब कुछ बाय द वे लीगल तरीके से होता है। छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, गोवा, हर जगह आपको यह फॉर्मूला मिलेगा। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में हम इसी टेम्पलेट पर डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि यह पूरी अरावली की जो कंट्रोवर्सी है वो कैसे एक डेफिनेशन बदलने से पूरा एक नेचुरल इकोसिस्टम खतरे में डाल देता है, और क्यों यह पूरी कहानी ना अरावली से शुरू हुई है ना अरावली पर खत्म होगी। क्या है इस नए सरकारी फरमान की असली वजह, आखिर किसके लिए यह सब किया जा रहा है, और फाइनली इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है। पहले से हिंट बता देता हूं, पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा जी। हमारी कहानी शुरू होती है इस साल 20 नवंबर से, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनगोइंग केस की सुनवाई के दौरान यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक पैनल की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। इस नए डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी लैंडफॉर्म जो अपने आसपास के जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊपर हो, सिर्फ और सिर्फ उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। साथ ही हिल की डेफिनेशन में उसके स्लोप्स और एडजेसेंट लैंड भी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा अगर 200 मीटर से ऊंचे पहाड़ों के बीच में फासला 500 मीटर से कम है, तो उनके बीच की जो समतल जमीन है उसे भी अरावली का हिस्सा माना जाएगा। भारत सरकार ने ऑफिशियली यह कहा है कि यह नया डेफिनेशन अरावली के पहाड़ों पर माइनिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे नए जो फार्म लॉज हैं वो किसानों के भलाई के लिए बनाए गए थे, ठीक जैसे तंदूर बैन से दिल्ली के पोल्यूशन को रोकने के लिए उसे किया गया है, ठीक जैसे आधार से हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। तू समझा? भारत सरकार के इस नए डेफिनेशन के हिसाब से अब अरावली के 90% से ज्यादा हिस्सा जो है टेक्निकली अरावली माना ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक राजस्थान के 15 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 12,000 से ज्यादा पहाड़ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,000 हिल्स ही हैं जो 100 मीटर के डेफिनेशन से ऊपर फिट आते हैं, यानी सिर्फ 8.7%। तो बाकियों का क्या होगा? बाकियों का अब सरकार जब चाहे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटीज के लिए उसे खोल दिया जा सकता है। अरावलीज को इन एक्टिविटीज के लिए खोलने के लिए कई नुकसान हैं, क्योंकि अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, लेकिन हमारे देश के करोड़ों लोगों का सर्वाइवल सिस्टम है। गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच में लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई यह माउंटेन रेंज लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कंपैरिजन के लिए अगर आप हिमालय की बात करें तो सिर्फ 40 मिलियन साल पुराना है हमारा
हमारा हिमालय पर्वत। यह माउंटेन रेंज लाखों साल से नॉर्दर्न इंडिया और थार डेजर्ट के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। हर रोज थार डेजर्ट में बड़े डस्ट स्टॉर्म्स उठते हैं, हवा के साथ साथ हजारों टन रेत ईस्ट के तरफ उड़ती है। लेकिन अरावली के जंगल, अरावली के पहाड़ इस रेत और धूल को दिल्ली और गंगा यमुना के जो प्लेन्स हैं और उसके बाकी हिस्सों में नहीं पहुंचने देती है। यह हमारे दिल्ली को रेगिस्तान बनाने से बचाती है। अगर यह दीवार कल गिर जाती है तो थार का रेत डायरेक्टली इस बेल्ट में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जीना मुश्किल कर देगा। विंटर पोल्यूशन और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, गर्मी में हीट स्पाइक्स और इंटेंस हो जाएंगी, ग्राउंड वाटर लेवल और कम हो जाएगा, जो इकोलॉजिकल हार्म होगा सो अलग। याद रखिए, अरावली रेंज के बीच में 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, 4 टाइगर रिजर्व, सुल्तानपुर और संभार जैसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स भी आते हैं। ये एलिफेंट्स और कई इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए एक कॉरिडोर का काम भी करते हैं। अरावली को माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए अंधाधुंध तरीके से खोलना लॉन्ग टर्म में इन सभी चीजों पर बुरा असर डालेगी। लेकिन शायद सरकार भी उतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही है और जनता भी यूजुअली सोचती नहीं है। लेकिन इस बार कुछ बात अलग हुई है, बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। लोगों का अब मानना है कि भाई बहुत हो गया, इतना भी अब आप हमारा नहीं काट सकते हो। अब आप सोचो, जिस विषय पर ईमानदार पत्रकार अर्नब गोस्वामी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, तो आप सोचो सिचुएशन कितनी गंभीर हो गई हो। And we, the citizens of India, can't open our mouth about it. What is the government doing? Water conflicts will intensify across Rajasthan, Haryana and Delhi NCR. The Prime Minister needs to intervene. We will be an environmentally destroyed Bharat. Save the Aravalis. हमारे देश में जब जनता जागरूक हो जाती है तो बड़े से बड़े पत्रकार, बड़े से बड़े पार्टी, बड़े से बड़े मंत्री को जवाब देना पड़ता है। जब बाकी दलीलें काम नहीं करती हैं, नेहरू बाबर वाला फॉर्मूला नहीं चलता है, तो यादव जी फिर आकर क्लियर करते हैं कि नहीं 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 नहीं, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। अरावली हिल्स के नए यूनिफॉर्म 100 मीटर डेफिनेशन से माइनिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने यह भी बताया कि नए डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही बनाई गई है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे 20 नवंबर के ऑर्डर में यह भी कहा है कि जब तक एक पूरे इस इलाके में एक डिटेल्ड स्टडी नहीं हो जाती है, तब तक कोई नई माइनिंग लीज अलाउ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लगे हाथ यह भी डायरेक्शन दिया था कि पूरे अरावली रीजन में एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। इस मैनेजमेंट प्लान में यह आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से एरियाज में माइनिंग परमिसिबल होगी और कौन से एरियाज में माइनिंग या तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगी या सिर्फ एक्सेप्शनल और साइंटिफिकली जस्टिफाइड केसेस में अलाउड होगी, जैसे कोई आपको रेयर अर्थ मिनरल मिल जाए। अब बताइए, इतने सारे डायरेक्शंस हैं, इतने सारे कंट्रोल मेजर्स हैं और कुछ तो सरकार ने ही कोर्ट के सामने पेश किए थे। इसके बाद भी देखिए कैसे अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस फंडेड गैंग हैं, उनको चैन की नींद नहीं आती। देखिए कैसे उतर आए हैं सड़क पर, हैं, अराजकता फैला रहे हैं। अरे सरकार पर भरोसा रखना चाहिए ना, और विकास के लिए माइनिंग थोड़ा बहुत तो होगा, और सरकार ने भरोसा दिया है ना कि भाई माइनिंग रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जाएगी। अब यही तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो भरोसा है ये सरकार ने खुद ही तोड़ा है। दिखाता हूं कैसे। पहले तो यह समझ लीजिए कि अरावली की ये जो नई डेफिनेशन है, उससे आने से पहले भी अरावली कोई अनडिफाइंड लैंड फॉर्म तो थी नहीं। 2010 में ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अरावली को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करती है जिसे 3 डिग्री स्लोप क्राइटेरिया कहते हैं। लेकिन 2024 में बनाई गई टेक्निकल कमिटी ने इस बेंचमार्क को बढ़ा दिया। इस कमिटी ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ वही लैंड फॉर्म अरावली माना जाएगा जिसका स्लोप कम से कम 4.57 डिग्री हो और हाइट कम से कम 30 मीटर हो। अगर यह डेफिनेशन भी लगाया जाता तो लगभग 40% अरावली कवर हो जाता। अब आप भी सोच रहे होंगे कि खरबों साल पुराने पहाड़ों के डेफिनेशन में इतना मैथ्स क्यों लगाया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे रुकिए, अभी बहुत कुछ और भी होना बाकी है। इस मैथ्स के ऊपर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक अनसाइंड रिपोर्ट के जरिए ये 100 मीटर हाइट वाली डेफिनेशन सजेस्ट कर डाली। इस एफिडेविट में स्लोप और हाइट के पैरामीटर्स को भी मिक्स कर दिया गया और ऐसे सब्जेक्टिव हाइट रेफरेंसेस यूज किए गए जिसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई 100 मीटर से ज्यादा ऊंची जो भी हिल्स हैं वो भी इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी।
अच्छा एडिटर, सोचो सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, एक प्रस्ताव कोई ले आए कि वो सारे नेतागण को इस्तीफा देना होगा, है जिनके पास 10% ईमानदारी भी नहीं है, जो 10% ईमानदार नहीं है, या जिनके पास 10% रीढ़ की हड्डी नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो सोचो क्या होगा। अरे यार, मैं तो सजेस्ट कर रहा था। नहीं, अच्छा नहीं करूंगा, नो सजेशन, ओके। सरकार की बातों पर लोगों का विश्वास एक और कारण से नहीं हो पा रहा है, और वो है जमीनी हकीकत। अब ये जो नए 100 मीटर वाला जो डेफिनेशन है, चाहे वो कितना भी वाहियात हो, अरे पुराने डेफिनेशन और प्रोटेक्शंस का भी तो मजाक ही बन रहा है। संसद में दिए गए डेटा के मुताबिक 2020 के बाद सिर्फ राजस्थान में 27,000 से ज्यादा इलीगल माइनिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं। याद रखिए, हमारे देश में जो केस दर्ज होते हैं और जो सच्चाई होती है उसमें जो फासला होता है, 27,000 दर्ज केसेस की बात कर रहा हूं। और लेकिन अगर आप इसमें एफआईआर की बात करें तो सिर्फ 3,100 के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। भिलवाड़ा में ड्रोन सर्वे ने इलीगल माइनिंग का पूरा फ्रॉड एक्सपोज किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां माइनर्स ने 62 लाख टन एक्सट्रैक्शन किया, लेकिन ड्रोन सर्वे ने बताया, और ड्रोन सर्वे की जो डेटा है उसने दिखाया कि जो एक्चुअल एक्सट्रैक्शन है वो 1.2 करोड़ टन्स का है। मतलब करीबन 57 लाख टन्स की इलीगल माइनिंग हुई है, लीगल लिमिट से सीधा डबल। और ये मैं सिर्फ भिलवाड़ा की बात कर रहा हूं, यहां पूरी अरावली रेंज का फ्यूचर यहां डिसाइड हो रहा है। लेकिन इलीगल माइनिंग और कमजोर ग्राउंड इंफोर्समेंट की वजह से राजस्थान की 20 से 25% अरावलीज पहले से ही तहस नहस हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि ये जो सरकार माइनिंग रोकने के लिए ये जो 100 मीटर का डेफिनेशन की बात कर रही है, ये राजस्थान में साल 2006 से ही पहले से ही स्थापित है। उसके बाद भी राजस्थान की अरावली की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। अब सरकार यही डेफिनेशन बाकी स्टेट्स में ठूसने की कोशिश कर रहा है, तो आगे आप खुद ही समझ लीजिए कि वहां क्या होने वाला है। बेसिकली जो लूट और चोरी हो रही है उसे ऑफिशियल ठप्पा देने की यह पूरी साजिश है। और ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स में अलग डेफिनेशन होने की वजह से पहले से अरावली ज्यादा बेहतर कंडीशन में है या प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में वायलेशंस और भी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। यहां असली थ्रेट माइनर्स नहीं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन माफिया है। पहाड़ों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर क्लियर कर दिया जाता है। इंक्रोचमेंट की वजह से 2019 तक अरावली का 8% हिस्सा यहां गायब हो गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 30 सालों के अंदर 22% अरावली यहां भी खत्म हो जाएगी। कहने को तो अरावली में माइनिंग 2002 में बैंड हो चुकी थी या फिर हेविली रिस्ट्रिक्टेड बना दी गई थी, लेकिन फिर भी अप्रैल 2025 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हरियाणा को ऑर्डर दिया कि अरावली के जो रीजन में माइनिंग और स्टोन क्रशिंग को रोक दिया जाए। सवाल ये उठता है कि जब आपने पहले ही इसको बैन करके रखा है इतने सालों से, तो एनजीटी को ऑर्डर देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सरकार अपने नियम ग्राउंड पर मनवा पाएगी, लागू कर पाएगी, इस पर लोगों का भरोसा कम ही है और वो जायज है। लेकिन छोटे लेवल पर करप्शन एक बात होती है कि किसी ने छुपे तरीके से स्टोन क्रशिंग यूनिट ऑपरेट कर दिया। बीते 10-12 सालों में करप्शन बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। बड़े प्लेयर्स पॉलिसी के ऊपर ही चेंज कर रहे हैं ताकि कंसेशंस निकाल पाए, उनकी इलीगल एक्ट को लीगल बना दिया जाए और फिर खुलेआम हम पूरी तरीके से माइनिंग करेंगे। छत्तीसगढ़, आसाम, वेस्टर्न घाट्स में यह पैटर्न हम पहले ही देख चुके हैं। यह मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का हासदेव फॉरेस्ट जो एक वक्त पर कोल माइनर्स के लिए नो गो जोन हुआ करता था, वहां सरकार ने चुपचाप से माइनिंग अलाउ कर दी। नवंबर 2024 में स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की इन्वेस्टिगेशन ने यह साफ आरोप लगाया कि यहां माइनिंग क्लियरेंसेस फोर्ज ट्राइबल कंसेंट पर दी गई है, पर माइनिंग तब भी नहीं रुकी। और रुकवाना तो छोड़ो, इस साल जुलाई में यहां और 1700 हेक्टेयर की जमीन, ये जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको कोल एक्सपेंशन के लिए डाइवर्ट करने के लिए रिकमेंडेशन भी दे दी गई है। उधर कोविड काल के दौरान आसाम में भी कुछ ऐसा ही दिखने को मिला। यहां देइंग फटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कोल इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स को एक रिजर्व फॉरेस्ट में ओपन कास्ट माइनिंग करने की परमिशन दे दी। अब ये जो NBWL है, उसने उस वक्त भी एक मीटिंग में 30
21 में से 16 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना ज्यादा डिबेट या डिस्कशन के अप्रूवल दे दी। इसके बाद पूरे असम में आउटरीच जरूर फैला था और सेव देइंग फटकी, आई एम देइंग फटकी जैसे ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी शुरू किए गए थे। एक्टिविस्ट्स ने ओपन कास्ट माइनिंग को इकोलॉजिकल डिजास्टर दिखाया विद डेटा। बाद में पता चला कि फॉर्मल अप्रूवल से पहले ही यहां 16 साल से कोल इंडिया की सब्सिडरी वहां बिना वैलिड लाइसेंसेस की ओपन कास्ट माइनिंग चला रही थी। एक ऐसी कोशिश उड़ीसा में भी जारी है। पिछले ही हफ्ते देश भर के 125 से ज्यादा लॉयर्स, लॉ फैकल्टी, लॉ स्टूडेंट्स ने उड़ीसा के गवर्नर और डीजीपी को एक पिटीशन भेजी जिसमें शेड्यूल 5 एरियाज में रूल ऑफ लॉ, ट्राइबल राइट्स को बचाने की मांग की गई। पिटीशन की वजह वेदांता ग्रुप की शिजिमनी बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट। यहां रायगोड़ा और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में 1500 हेक्टेयर की माइनिंग लीज में से 700 जो हेक्टेयर है वो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के लिए सरकार ने इसी महीने स्टेज 1 क्लियरेंस रेकमेंड कर दी। पिटिशनर्स का आरोप है कि बिना ग्राम सभा के कंसेंट के ये लीज दी गई है, फेक ग्राम सभा बुलाई गई, पुलिस और कंपनी आपसी सांठगांठ से लोगों को डरा धमका रहे हैं। सितंबर 2024 में विलेजर्स ने अपनी ग्राम सभा से इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी कर दिया, जिसके बाद अरेस्ट, इंटिमिडेशन, डिटेंशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह भी हमने बहुत जगह देखा है कि इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं। लॉयर्स ने माइनिंग पर रोक, एफआईआर्स वापस लेना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड की है। लेकिन ऐसे डिमांड्स का क्या होता है नए भारत में आपको भी मालूम है। और ऐसे बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, यह भी समझ लीजिए। हां, माइनिंग जरूरी है हमारे देश के विकास के लिए, लेकिन नियम, लेकिन कानून और लोगों को कुचल कर तो माइनिंग नहीं होगा। दरअसल साल 2024 इलेक्शन से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा रिलीज करना पड़ा। तब पता चलता है कि माइनिंग कंपनीज ने भर भर के रूलिंग पार्टी को चंदा दिया है। इस लिस्ट पर टॉप थे वेदांता ग्रुप, जिसने अकेले बीजेपी को लगभग 230 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा कुछ छोटी माइनिंग लिंक्ड फर्म्स भी हैं इस लिस्ट में जिन्होंने बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए। इतना सारा पैसा लेने के बाद बीजेपी 2024 में 400 के आसपास तो नहीं आ पाई, कोalition सरकार बनानी पड़ी। अब अगर इन कंपनीज का फायदा नहीं करवाएंगे तो अगले इलेक्शन में कोalition बनाने के भी पैसे नहीं बचेंगे, बजट तो बनाना होगा ना। शायद इसीलिए आज आप देख रहे हो आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को बर्बाद करने के बाद अब सरकार अरावली की तरफ देख रही है ताकि इन कंपनीज को उनका रिटर्न मिल पाए। माइनिंग पहले से ही ऐसा सेक्टर रहा है जहां एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट डाइवर्जन, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट की कंट्रोवर्सी ज्यादा होती हैं। ऐसे में इन कंपनीज को खास तौर पर सरकारी तंत्र का सपोर्ट चाहिए होता है कि बिजनेस को रन और एक्सपेंड किया जा सके। इसीलिए कंपनीज को भर भर कर पैसा देना होता है पॉलिटिकल फंडिंग में, और बदले में सरकार रातों रात डेफिनेशन चेंज कर देती है, क्लासिफिकेशन चेंज कर देती है, प्रोटेक्शन जोन्स बदल देती है, नए माइनिंग लीजेस इशू कर देती है। क्योंकि इफेक्टेड लोग जो होते हैं आमतौर पर ज्यादातर ट्राइबल्स होते हैं, वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, और इनका मामला, इनकी आवाज कभी मेन स्ट्रीम डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाती है। कंपनीज पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाकर लोगों की जमीन, जंगल, घर सब कुछ उजाड़ देते हैं, और हमारे जैसे लोग, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वैसे में भी इनकी चीखें हमारे पास नहीं आती है। हम रात को आराम से सोते हैं और कहते हैं सब चंगासी। हमारा जो संविधान है उसके प्रियम्बल से हम बहुत बार जो शब्द हैं वो दोहराते हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन जो शुरुआत के 3 शब्द हैं हम अक्सर भूल जाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है क्योंकि कोई सरकार आपको ये बताना नहीं चाहेगी, लेकिन संविधान को अथॉरिटी यहीं से मिलती है, यहीं से, आपसे, मुझसे, वी द पीपल से ही तो चुनकर सरकार पावर में आती है। एंड वी द पीपल किसी भी चुनी हुई सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। कोई कोर्ट कचहरी नहीं जरूरत है, इसे कहते हैं पीपल्स कोर्ट। आप और हम क्या सोचते हैं सरकार के किसी भी कदम पर यह मैटर करता है। इलेक्शन जीतने का मतलब यह नहीं होता है कि 5 साल के लिए हमने किसी राजा को चुना है, बल्कि 5 साल के लिए जनता का सेवा देने का मौका दिया है हमने किसी को। एंड वी द पीपल, हमारा हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी चेक रखें कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। संविधान ने हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम यह जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाते हैं। सिर्फ तभी हमें यह जिम्मेदारी, ये
हक का एहसास होता है, जब हमें तकलीफ होती है, हमारे आस पड़ोस वालों को तकलीफ होती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पास भी एक शक्ति है जो संविधान हमें देती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब तक छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड या उड़ीसा पर पेड़ कट रहे हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं, तब तक हमें फर्क नहीं पड़ा। पर्यावरण पर हमने भी कुछ एपिसोड्स बनाए, लेकिन किसी ने खास देखा नहीं, वो एपिसोड चले भी नहीं। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, ये देशभक्त की भी फेलियर है कि हम लोगों को इस मुद्दे पर और जागरूक नहीं कर पाए, तो मैं ये फेलियर मानता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही तबाही का यह पैटर्न, तबाही का यह मंजर अरावली के रास्ते दिल्ली तक और मैंग्रोव हैकिंग के जरिए मुंबई तक पहुंचने लगा, तब एकदम से लोग सचेत हो गए, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, मामला सड़कों तक पहुंच गया। लेकिन अगर इसी आउटरीच का 10% भी हमने बीते कुछ सालों में दिखाया होता, तो शायद सरकार अरावली के चीरहरण करने से पहले ही रुक जाती। उनकी हिम्मत नहीं होती कि यह 100 मीटर वाली अनाप शनाप रूलिंग बनाए। आज सरकार ने भी बीते 11 सालों में हमारा केयरलेस एटीट्यूड देखा है। सरकार बेवकूफ नहीं है, उसने सोचा कि जनता को तो फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता है कि हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, या हम 2 दिन में ये चीजें भूल जाएंगे। अरे हर मॉनसून में पहाड़ बह जाते हैं, शहर डूब जाते हैं, हर विंटर में खराब हवा की चादर पूरे नॉर्थ इंडिया के शहरों को ढक लेती है। मोस्ट पोल्यूटेड नेशन हम बने बैठे हुए हैं, लेकिन घंटा फर्क किसी को नहीं पड़ता है। एयर प्यूरिफायर चलाते हैं और कहते हैं सब चंगासी। लेकिन याद रखिए, सरकार अरावली पर नहीं रुकने वाली है। अब अरावली से भी और ज्यादा खतरनाक प्लान पर काम शुरू हो चुका है, और यह है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। 70-80 हजार करोड़ के एस्टिमेटेड बजट वाला द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सरकार एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर यह प्रोजेक्ट एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट का सबसे एक्सट्रीम और ब्रूटल एग्जाम्पल बन गया है। अंडमान निकोबार के इस रिमोट आइलैंड पर 160 किलोमीटर से फैले इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 450 मेगावाट पावर प्लांट और करीबन 60,000 लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाने की बात कर रही है। लेकिन यह सब सरकार एक ऐसे इकोसिस्टम में करना चाहती है जो दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स और डिजास्टर प्रोन रीजन्स में गिना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 18 मिलियन पेड़ काटे जाएंगे, और उसके बदले में, यानी कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। तमाशा देखिए कि पेड़ कटेंगे 18 मिलियन वहां, लेकिन एफॉरेस्टेशन या फिर से पेड़ कहां लगाए जाएंगे? हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। मतलब चोट लगी है सर पर और मरहम पट्टी कर रहे हैं घुटने पर। कोई सेंस है इस बात की? गलाथिया बे, जो लेदरबैक सी टर्टल्स के लिए ग्लोबली क्रिटिकल नेस्टिंग साइट कहलाया जाता है, इसके अलावा निकोबार मेगापोड जैसे एंडेमिक स्पीशीज भी इस प्रोजेक्ट से सीधा थ्रेटन हो चुके हैं। इसी के साथ 300 मेंबर्स वाली शोम्पेन ट्राइब और कुछ और निकोबारीज कम्युनिटी जो फॉरेस्ट और कोस्ट पर डिपेंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल इरेजर के कगार पर आज वो खड़े हैं, बिना उनके प्रायर कंसेंट या उनको इन्फॉर्म किए। और सरकार को भी मालूम है कि अरे अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको एंटी नेशनल अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े बोल देंगे, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। आज आप अरावली के लिए आवाज उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन आसाम, झारखंड, उड़ीसा, निकोबार को भी मत भूलना, उसके लिए भी जरूर थोड़ा आवाज उठा देना, क्योंकि हम भारत के लोग, वी द पीपल, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी सरकार होश में आएगी और कड़े से कड़े कदम लेगी देश के लिए, पूंजीपतियों के लिए नहीं।